Right, welcome to the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and of course you're watching me on Lemon News. जी हाँ, आप मुझे देख रहे हैं Lemon News के ऊपर Inside Story with RKB on a historic day. इस किस्म का दिन शायद देखने को नहीं मिला है, आज तक मुझे तो नहीं मिला है. मैं चुनाव कवर कर रहा हूँ 1982 से लेकर आज तक, 1982 से लेकर के आज तक मुझे इस किस्म का मैंडेट कभी भी देखने को नहीं मिला है, जहां पर एक पार्टी को 67 सीटें मिली हों, 67, और दूसरी पार्टी को सिर्फ 3, only 3, which means we are looking at over 95% of the house with just one party. हाल ही में यानी चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस को इनोवा पार्टी बताया था. कांग्रेस को यह कहा था कि कांग्रेस के सारे मेंबर यानी 8 के 8 एक इनोवा में फिट आते हैं, 7+1 जो इनोवा होती है, 1+7 यानी ड्राइवर के साथ 7 और लोग जो बैठ सकते हैं. आज भारतीय जनता पार्टी एक नैनो पार्टी बन गई है. नैनो लगता है अब भारतीय जनता पार्टी को एक नैनो इंपोर्ट करनी पड़ेगी. दैट असाइड, द फैक्ट रिमेन्स what has cost the BJP Delhi is its arrogance. What has cost the BJP Delhi is most importantly a total rejection not by the Delhi electorate. Mind you, they have retained 33% of their vote share, but by all those people who were disenchanted with the Congress, they have gone and voted for the Aam Aadmi Party. And apart from that, even the BJP cadre and the RSS cadre, our information is, has actually worked for the Aam Aadmi Party. प्रदीप, जो इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अय्यर भी हैं, जो 3 से लेकर 6 तक जो ज्यादा वोटिंग हुई, 3 बजे से 6 बजे तक, वो बहुत ज्यादा तादाद में लोग निकले. खबर ये आ रही है कि वास्तविकता में वो आरएसएस के वर्कर्स थे और उन्होंने जाकर के, जो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, उन्होंने जाकर के असल में आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है. प्रदीप जी. सर, दिस इज द फर्स्ट टाइम एज यू से विद इंप्यूनिटी, लोगों में जो रोष था उस निकल के आए गए कि दे वांटेड टू डिफीट द बीजेपी. And this is what we have seen up after Modi general elections of Modi, we found that the regional parties were being decimated. It was only the national party people voting for. We saw it in Maharashtra, we saw it in Haryana, we saw it everywhere. But here, जो electoral जो कहते हैं कि calculation of the common man, when he decides something has to happen, it happens. उन्होंने decide कर दिया था कि दोनों national parties को हम इस election में सुला देंगे, because of the political arrogance and because of the promises. Both will remain unfulfilled. जहां तक प्रदीप जी, हम इसके बारे में बार-बार हम लोग बात कर रहे थे कि जहां तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी के जो भाषण थे उनमें ना वो फायर थी, ना वो ऊर्जा थी, ना वो कनेक्ट था. आप ही ये बार-बार बोल रहे थे कि पहली बार आपने देखा है इतना थका हुआ नरेंद्र मोदी आज तक कभी नहीं देखा गया. प्रोफेसर अय्यर, आप बताएं, how do you view these election results? You've been talking about this now from day one. You've been saying the same thing. Please tell us. My view is very simple. This is old sayings, that is, pride goes before a fall. Right. Now in this case, the way Modi ji himself has behaved, he has to introspect. He has completely come down from the position of the great Atal Bihari Vajpayee, because that must be the standard. Instead of that, what is the standard? Arrogance of the worst kind, and this business of moving with 31 industrialists and just using the Obama trick. And it was fun that even in the elections, ओबामा का नाम इस्तेमाल किया गया फॉर दिल्ली इलेक्शन. मतलब 120 एमएलए आ गए और जो केजरीवाल को रोज मतलब डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं. सर, आप गलती कर रहे हैं. 120 एमपी और उनका जो नंबर था वो टोटल 200 तक गया. बिल्कुल. फिर मैं आपके सामने बता दूं, और ये अभी जो आवाज सुन रहे हैं ये प्रोफेसर अय्यर साहब की आवाज है. और ये जो जी अय्यर साहब बताएं. और ये जो हालात थे कि जिस तरह से बम्बार्डमेंट, एक आदमी के पीछे सारे पर्सनल अटैक, डेवलपमेंट का मुद्दा कहीं नहीं था और दिल्ली में सारे गलत बात किए गई. उसके बाद अटैक ऑन चर्चेस, उसके पहले रामजादे हरामजादे, स्टेटमेंट शुरू से एंड तक आप देखिए कितनी मतलब बदतर भाषा यूज की गई. इवन प्रधानमंत्री की तरफ से एकदम थर्ड डिग्री की भाषा यूज की गई. That was terrible, Pradeep. On that, I tend to agree with Professor Ayyar. That was absolutely terrible. रात के अंधेरे में घनघोर अंधेरा, ये काला धन, काली रात. I mean, come on, what is going on here? That's how आप भूल रहे हो. It started from the proverbial quote that you talked about. वो quote से जो शुरू हो गया है. जी. The arrogance displayed. That horrible jacket.
That quote- 10 lakh rupees jacket. Yes, 10 it लाख रुपए की started, jacket. it all started from there. It is लोगों के self-aggrandization. माइंड जिस प्रकार से उत्तेजित हो गया कि ये क्या, हमारा खाने के लिए रोटी नहीं है, किसान यहाँ पर मर रहे हैं, और ये व्यक्ति डिजाइनर कोट लेके, एंड डिजाइनर 10 लाख कोट, रुपए। 10 लाख का कोट, और सर जो दूसरी बात आपने कहा, इंस्क्रिप्शन और ऑफ हिज जिसके- ओन नेम, That is the जिसके ऊपर worst. अपना खुद का नाम लगा है। खुद का नाम, That is was it the bigger worst. than democracy? Is it bigger than the institution of democracy? अरे Is it मेरा bigger ये than the कहना nation है, itself? अरे प्रोफेसर अय्यर साहब, प्रदीप नामबियार साहब, अगर कोई पहनता भी है तो वो जय श्री राम लगा दे, गांधी जी की जय हो लगा दे, महात्मा गांधी का नाम इंस्क्राइब कर दे, ऐसा कुछ कर दे। अरे भाई नाम सुन सकते हैं, मैंने अभी भी सुना है, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट जब चल रही थी, लोग हरे रामा हरे कृष्णा लिखा करते थे, और शो के जो भगवान श्री रजनीश के जो फॉलोअर हुआ करते थे, रजनीश का नाम लिखा करते थे। ये तो अपना ही नाम लिख रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी The लिखा हुआ arrogance, नरेंद्र भाई। the बुरी तरह से। और arrogance जिस प्रकार से डिस्प्ले हो गया, it was unbelievable. You are talking to one of the superpowers of the world. It's a world platform. The whole world is watching you, and you are representing the country. You are representing one of the biggest democracies of the world. You're representing so many billions of people who have got aspirations towards you. They're looking towards this, and what you're making a joke out of the entire thing. आपने पूरे हमारे संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, our rights, laws, amendments पूरे का धज्जियां उड़ाकर and to turn the Republic Day into a into an election rally for Kiran Bedi. yes, mind-boggling it is. in And the presence people- of the American president. and that is from that day everything started. People saw the arrogance. They started believing that Modi in himself has become a tyrant, as they called of Julius Caesar in Rome. That Caesar is Rome. He's above it. And similarly, Modi started depicting the same character, that he's above India. It देश was- से it भी was- बड़ा, it was- what संविधान Mr. से बड़ा. What Mr. Modi was essentially trying to say to everybody was, listen, you should be grateful for the fact that I am your prime minister. That's what he was essentially, telling everybody. He may not have said so in so many words, but that's exactly the kind of message which was coming through at that time. That, hey, listen, I'm bigger than you. You ought to be grateful to me for the fact that I am here for you. जो आपको याद होगा, जो चाय वाला कमेंट था मणिशंकर अय्यर का, उससे कांग्रेस को ना जाने उसकी वजह से कांग्रेस को ना जाने कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बिल्कुल। इसी तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी का भाषण, जहां पर यह कहा कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रशासन चला सकते हैं, राज कर सकते हैं, हमें राज करने दो, जो सड़क के लोग हैं उनको सड़क पे रहने दो, और साथ में ये कहने के लिए मैं नसीब वाला हूं, मुझको वोट दो, वो बदनसीब है उसको मत दो। ये तो हद ही हो गई। मतलब मैं नसीब वाला हूं, देश आपके नसीब से चल रहा है, कमाल की अजीब बात। और गरीब मसला है। और कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता से बात करो, वो बात करने को राजी नहीं है, जानने को राजी नहीं है, ना ही सुनने को राजी है। आपको याद होगा प्रदीप जी, जब यहीं पर सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ लाइन पर थे, जब उनसे यह पूछा गया कि आप 5 सवाल केजरीवाल जी से क्यों पूछ रहे हैं, उन्होंने याद दिलाया, भाई 1989 we did exactly the same thing when Mr. Ram Jethmalani put 20 questions across to Mr. Rajiv Gandhi. अरे भाई, Rajiv Gandhi was the prime minister of the country with 416 seats in the Lok Sabha at that time. Absolutely. You had already, in effect, you had already admitted defeat by elevating Mr. Arvind Kejriwal to the position of the chief minister. Effectively, you had done that. आखिरकार अरविंद केजरीवाल was not ruling. अरविंद केजरीवाल प्रशासन में नहीं थे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं थे, आप उनसे 5 सवाल काहे के पूछ रहे हैं? अजीबोगरीब मसला है। मतलब the BJP had lost it. And finally for Kiran Bedi to come along and say कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे पैसे तक नहीं दिए, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए मुझसे पैसे तक नहीं लिए गए। She actually said that. I am shocked. I have never heard of such a thing. Now, is it routine, Pradeep, that the Bharatiya Janata Party takes money from people to make them candidates? Everything went awfully wrong. Every plan went awfully wrong. She said that today. She said it today, and she doesn't know the history, geography of Delhi. She probably never thought of herself or visualized herself ever a CM candidate. And suddenly, out of the blue, she sees BJP putting her in the same chair as the CM candidate. I mean, there was no planning in whatever she said. And the worst thing, as you said, was going into Dr. Harshvardhan's area and saying that यहाँ पर 10 साल तो काम नहीं हुआ. आज भी बोला. आज भी बोले. Mind blowing. I mean, आज भी That was बोला. mind blowing. if that is the chief minister candidate, the people of Delhi are watching. How can they और vote आपको anybody याद like this होगा, to power? प्रोफेसर अय्यर साहब, आपको याद होगा अमित शाह साहब की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बिल्कुल। उन्होंने किरण बेदी जी का नाम बताया था एज बतौर मुख्यमंत्री पद के लिए, जब उनसे आसपास जो बैठे जर्नलिस्ट थे उन्होंने पूछा कि भाई आपकी पार्टी कार्डर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके पार्टी नेतृत्व के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा। आखिरकार डॉक्टर हर्षवर्धन हो गए, जगदीश मुखी हो गए, सतीश चंद्र उपाध्याय जी हो गए, आरती मेहरा जी हो गई, अन्य कितने लोग हैं जो यहां पर काम कर रहे हैं, ना जाने कितने सालों से काम कर रहे हैं। हरीश खुराना जी हो गए, मदन लाल खुराना जी के जो बेटे हैं वो हो गए। इतने सालों से लोग भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं भारतीय जनसंघ के जमाने से।
अरविंद अमित शाह जी ने क्या कहा? आई डोंट नो वेदर वी हैव दैट बाइट, आई डोंट नो वेदर वी कैन प्ले इट, आई विश वी डिड, कि आप अपना चैनल चलाओ, आप अपना चैनल चलाओ, मुझे पार्टी चलाने दो, मुझे पार्टी चलाने दो, आप अपना चैनल चलाओ. नाउ आई वंडर व्हाट मिस्टर अमित शाह इज गोइंग टू से टुडे. Now, I tell you, I want to say that in this defeat, the chief culprit is Mr. Amit Shah. This man's arrogance is even more than Narendra Modi. And I will tell you why. This man recently said, when somebody asked him, what happens to the 15 lakhs which you promised after the black money will be brought into India, which 100 days ago, forget about 100 days, 300 days will be over now. Yes. So this man says that was just jumla tha wo. चुनावी जुमला. मैं तो कहता हूं बीजेपी को उठा के फेंक देना चाहिए अमित शाह को. जी. ये इसके जैसे नालायक आदमी आज तक प्रेसिडेंट नहीं बना. अमित शाह इज द वर्स्ट कैरेक्टर दैट वी हैव सीन, एंड अमित शाह इज द सेम गाय हु वाज क्रिमिनली एंगेज्ड इन गुजरात. हिज फाइल्स हैव टू बी ओपन्ड. ही इज द बिगेस्ट क्राइम fellow in the country. He somehow escaped that Gujarat thing, and Modi by keeping him this ये जो जोड़ी में है ना, ये अमित शाह बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है. ये प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी बन कैसे गए मैं देख रहा हूं. ये अभी पहली बार एक्सपोज हुआ. केजरीवाल के विक्ट्री में सबसे बड़ा एक्सपोज अमित शाह. बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है. धूल चट गई स्ट्रेटेजी. Absolutely unprecedented. I've never seen such a thing happen before. 67 seats for the for the Aam Aadmi Party. 67 out of 70. I mean, we were also saying 42-44. हम लोग पहले दिन से ही बोल रहे हैं, यहीं पर इसी शो में बोल रहे हैं, और काफी लोग गुजरात से अलग अलग जगह से ये बोल रहे थे कि हम लोग शायद एंटी बीजेपी हो गए. यहां पर भारतीय जनता पार्टी विरोधी कोई नहीं है. एक बार फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज भी वक्त है. भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी आंखें खोलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस अपने विकास के मुद्दे पर जाते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं, तो भी देश उनके साथ में ही है. 282 सीटें उनके पास हैं भारतीय जनता पार्टी की, 350 से ज्यादा सीटें उनके पास हैं एनडीए की. लेकिन आज भी आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने मजाक उड़ाया उनका, जहां तक के अमित शाह जी का प्रश्न है. Sir, the greatness of our democracy, don't you think, sir, this is the greatness of our democracy कि कल तक जिस व्यक्ति को उन्होंने कंधे पर उठाकर चल रहा था विक्टोरियस तरीके से, आज उसी को they reduced him to dust in the same manner, and they reduced him to dust in such a manner that nobody can expect it, nobody ever thought. The voter of India, जिस प्रकार से congratulate the voter of the country and voter of Delhi. How he is, anticipating every move. Right, at the moment, I tell you what, we've got Mayank Gandhi with us. I'm sorry, I'm stopping you guys because he's got a very, very short time. At the moment, they must be celebrating. Mayank, very good evening to you. Mayank, can you hear me? Yeah, clearly. Congratulations to you, and congratulations to everybody else who's worked with you. Now what? Now we come to Mumbai. Isn't that right, Mayank? Yeah, next step is going to be Mumbai, and I think there is a lot of things that need to be done. Right. But with the energy that the Delhi victory will give, I think this country is ready for big changes, and I think Mumbai is going to be our next stop. But Mayank, I really and truly must congratulate you. You were there all throughout the campaign. You were there, and you were saying from day one, hey, listen, the results are going to be a huge surprise. This is going to be a huge, huge wave. Now, all of us had predicted somewhere around 42 to 44. आप 44, आप 46, ऐसा करके हर कोई बोल रहा था. आपने भी कोई 55 के करीब बोला. लेकिन I don't think even you could have predicted 67 seats. Not in the least. I think it caught us by surprise. The love that we got from the Delhi voters was much, much more than what we had expected. Well, with love comes a lot of responsibility, man. Absolutely. No, we spoke to Arvind in the morning and he said कि मुझे डर लग रहा है. If you remember, he said कि इतनी बड़ी majority को देख करके अब डर लग रहा है. जी. नहीं, बस ठीक है. यदि एक जवाबदारी है, we have to see that we do it well. Right. So what will be the first priority of the government in, according to you? As soon as Arvind gets sworn in on Valentine's Day, he will of course express his love for the people of Delhi. But what do you think will be the first priority? Yeah, I think that water and having a audit declared on the electricity thing. Yes. Giving electric rebate immediately. Yes. Brilliant. And also we need to work on the Jan Lokpal bill and the Swaraj bill to create power at the Mohalla Sabha level. Yes. So those are things that we need to immediately take up. And Wi-Fi. Most importantly, Wi-Fi. Wi-Fi and various other features that we have. But these are the four things: the Bijli Pani, and the
Jan Lokpal and the Mohalla Sabha. These are the four crucial ones. What about women's issues? And No, in the terms women of issue, Wi-Fi, student issue, all of those will of course come. But I'm Yes. saying these are the four major governance challenges. which will start on immediately on the 15th itself, on Sunday itself. Because Right. I believe Arvind has already said that he's going to go to the office on Sunday. That's on the 15th of February itself. Now, Mayank, I know you're very busy and I know you're surrounded by people. But in terms of Mumbai, when are you going to announce your plans? Because we need this kind of a movement over here in Mumbai to bring the BMC back on track. Because as far as the BMC itself is concerned, with a budget of over 34,000 or 40,000 crores, Already you we need have something here. announced. Already we have announced that we are going to fight the BMC election in full force. Yes. Already we have said the two major issues that we are taking up is zero corruption and 100% Swaraj. These are our two things that we are going to focus on. Fantastic. Absolutely fantastic. Mayank, thank you very much once again for talking to us. In your personal opinion, what was the one factor which you would identify as being responsible for this unprecedented, massive victory? Now, I've been a journalist since 1981. Since 82, I've been covering elections. I have never seen such a mandate ever in my life. Not even when N.T. Rama Rao and Ramakrishna Hegde won the elections for the first time in Karnataka and Andhra Pradesh. Even at that time, we did not see such a huge mandate. Mayank, If you allow me, I have two reasons to give why such a please go mandate ahead. came in. Please go ahead. Please go ahead. First thing is the kind of commitments on development that Mr. Modi had given while winning the elections. Yes. People found out that this development is a corrupt development, and Yes. only the crony capitalist and his friends will make money out of this. Right. And no development is taking place for the poor and the Aam Aadmi of this country. Yes. The other thing is when he came up on a development plan, he allowed the Hindutva guys, brigade, Shakshi Maharaj and Haramzadas and all of those people, and which people did not like. And the third very important point is this entire bravado, wearing 10 lakh rupee suits, I don't think that was appreciated by the people. That's right. That's right. And pushing himself as the top and decimating all the second line of BJP. Mayank, So this Mayank, was not one last estimated. question This to was you, one because part, we one also, thing. we Let also me have just Tushar finish Gandhi. We also have That's- Tushar Gandhi. So I've got two Gandhis at the moment on my show, which is Tushar fantastic. Tushar, is thank you very a- much for joining us. But Mayank, before I let you go, I need to ask this question. I have been told today, just about 15 minutes ago, 15 मिनट पहले, ये खबर आई है नागपुर से और हमारे जो अपने इंटरनल सोर्सेज हैं भारतीय जनता पार्टी में, कि भारतीय जनता पार्टी का जो नॉर्मल कॉमन वर्कर है और जो आरएसएस का जो प्रचारक है और जो बेचारा आरएसएस का जो स्वयं सेवक है, उन लोगों ने भी पूरे भरमार में, पूरे झुंड में आकर के आम आदमी पार्टी का काम किया है और उसके लिए वोट किया है. इज दैट ट्रू? देखिए, दो चीज वी मस्ट अंडरस्टैंड. दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द वॉलंटियर. इसलिए ऐसा पैराशूट करके किरण बेदी को डाला, साजिया इल्मी को डाला, अश्विनी उपाध्याय को डाला और बिन्नी को डाला. तो उन्होंने अपने वॉलंटियर्स की तो इज्जत नहीं रखी जी. और अपने वोटर का भी उनको कुछ समझ में नहीं था. कल रात तक बोल रहे थे हमको मेजोरिटी मिलेगी, जी, जबकि दुरुस्त हमको बात. 3 सीट मिली. So they have no pulse on the finger on the pulse of the people nor of their volunteers. Right. So जो बोल रहा था कि अमित शाह मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, हमें तो यहाँ कोई न तो मास्टर दिखा न कोई स्ट्रेटेजी ढंग की दिखी. जी, दुरुस्त बात है. Mayank, thank you very much for talking to us and congratulations once again. Congratulations. Thank you. Tushar, very good evening to you. Good evening, Rajiv ji. Tushar, and congratulations to you too. You said first step Delhi. It's really happened. Yeah. And so It had to. It had so God is looking after this country, right? God loves India. Isn't that right? बिल्कुल बिल्कुल. And the people. Yes. वो कभी कभी बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन हर वक्त हर किसी को बेवकूफ बनाना असंभव. जी. तो तुषार, आपने कहा पहला स्टेप दिल्ली, उसके बाद आपने कहा था कि आप फिर सक्रिय राजनीति में एक बार फिर आएंगे. नहीं, ऐसा आपने कहा. पिछली बार आपने कहा अगर आप कहें तो मैं वो टेप दोबारा चलाता हूं, क्योंकि आपने कहा था कि पहले दिल्ली. आपने ये कहा पहले दिल्ली तो देखे. जी. चलो, दिल्ली तो अब देख ली, अब आगे क्या? अभी दिल्ली दूर है. लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ. चलिए ये तो व्यक्तिगत बात हो गई, पर्सनल बात. नहीं, आई थिंक राजीव, व्हाट वी हैव टू गिव क्रेडिट, आज जिस बात का सहरा, जीत का सहरा जनता के सर पे बंधा है. जी. बिल्कुल. आज कोई पार्टी जीती नहीं है, आज मैंडेट जीता है, जनता जीती है, वोटर जीता है. लेकिन तुषार, यहाँ पर दूसरी चीज, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ.
तो दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी वॉज वेरी सक्सेसफुल इन फोकसिंग अटेंशन ऑन रियल इश्यूज, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी ने जागरूक किया इस बात को लेकर के, जिस बात की बात अभी भी हो रही थी। मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर अय्यर और प्रदीप नाम्बियार भी हैं कि भाई 31 उद्योगपतियों को लेकर के आप घूम रहे हैं, सिर्फ 31। इसके अलावा हर रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। देश का जो गरीब है उसके बारे में आप भूल गए हैं। 10-10 लाख रुपए के आप सूट पहनते हैं। लिहाजा अगर आप भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है तो बाकी सब लोगों का क्या? तुषार। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसी का लोगों को ये सब नहीं पता चलता, ऐसा नहीं होता जी। आपकी कथनी और करनी में जैसे ही अंतर आ जाता है तो लोग पहचान जाते हैं। कभी कभी वो लापरवाह रहते हैं, जी। लेकिन वो बेवकूफ नहीं होते। और जी। ये बिल्कुल इमीडिएटली दिखा दिया। मैं इलेक्शन के दिन दिल्ली में था जी। और 3 दिन पहले से दिल्ली में था, और मैं देख रहा था कि मैंने पूछा भी दिल्ली वालों से कि भाई नरेंद्र मोदी फिर सीएम का चुनाव लड़ रहे हैं कि क्या है, क्योंकि बीजेपी के सारे पोस्टर में सिर्फ उनकी ही तस्वीर जी। दिखाई दे रही थी। एंड ऑन दैट बेसिस आई थिंक ही शुड बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस complete thrashing that the people of Delhi have given to him, because पोस्टर पे जिसकी तस्वीर होती है गोबर उसी के मुंह पे लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। हार जिसको पहनना होता है, आखिर में वो हार फूलों का हो या चप्पलों का हो, उसी के सर पर आता है। लिहाजा लेकिन यहां पर इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई थिंक प्रदीप हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। जी प्रदीप जी, आप तुषार से कुछ पूछना चाह रहे हैं? तुषार जी, डू यू थिंक वेयर इट स्टार्टेड? कोर्ट था इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ नरेंद्र दामोदास मोदी ऑन दैट, और चाय पे चर्चा जिस प्रकार से द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड यूएस प्रेसिडेंट ओबामा को बराक बराक करके बोल रहे थे, एंड द होल वर्ल्ड वाचिंग विद एम्बैरेसमेंट। और हमारे प्रधानमंत्री बराक बराक कह रहे थे, एंड ही वाज टेलिंग, रिस्पोंडिंग बाय सेइंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मोदी, this kind of things was going in the, what do you think these were the initial factors before the entire route? नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। गर्मी सर पे चढ़ गई थी जी। वो गर्मी उतारनी थी, वो उतार दी दिल्ली के लोगों ने। इस तरह से इस कदर से उतार दी कि शायद अरविंद केजरीवाल को अपना मफलर प्रधानमंत्री के घर दे आना पड़े। जी, आई थिंक प्रोफेसर अय्यर हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। जी प्रोफेसर अय्यर, बोलिए। तुषार गांधी जी, मेरा एक सिंपल सवाल है कि ये एक तरह से दिस इज नॉट अ दिल्ली रेफरेंडम और एनीथिंग अलोन, दिस इज ऑल्सो अ रेफरेंडम बिकॉज पूरे टाइम इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट्स में बताया कि केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर थी। इन्होंने 80 लाख एलईडी बल्ब 1.4 लाख लोगों को दिए, मतलब 57 बल्ब इन्होंने दिए। तो किस ट्रेडर्स को दिए, इन्होंने क्या किया? इतना फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट था वो कि ये प्रधानमंत्री के मतलब निगरानी में ये सब हो रहा है। ये एक तरह से देश को सरे बाजार में लूटने वाली बात हो गई है। ये बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ है। और ये अब जाके जब आज सुबह से वो लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारी स्टेट की पॉलिसी का है, ये रेफरेंडम नहीं है, ये नहीं है। जी, लेकिन बिल्कुल। पूरा कैंपेन तो एक आदमी के नाम पे लड़े हैं ये लोग। पूरा कैंपेन सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़े हैं। बलि का बकरा बनाया किरण बेदी को, लेकिन यहाँ पर कैंपेन तो पूरा नरेंद्र मोदी लड़े हैं। और उसमें झूठ का प्रचार इतना हुआ है, इतने हद तक झूठ का प्रचार हुआ है। लेकिन तुषार, यहाँ पर बड़ी एम्बैरेसिंग सी चीज नहीं हुई? आपको लगता नहीं है? बिकॉज यू हैव सीन इलेक्शन, नोबडी हैज फॉट सच अ लो लेवल इलेक्शन यार, कम ऑन, दिस इज नॉट डन। 5-5 सवाल, उस बेचारे अरविंद केजरीवाल की फैमिली के कार्टून बनाना, उसके बच्चों का कार्टून बनाना, आई मीन कम ऑन, हाउ लो कैन यू गेट? दिस इज नॉट द पार्टी ऑफ अडवाणी और अटल बिहारी, आई मीन दे एटलीस्ट हैड सम स्टेचर। जी तुषार, बताएं। नरेंद्र मोदी ने हर चुनाव इसी ही बदतमीजी से लड़ा है। वो जीतते थे इसलिए उनकी बदतमीजी लोग नजरअंदाज करते थे। आज हार गए हैं तो बदतमीजी हमको सबको दिखाई दे रही है। बाकी आप अगर उनके गुजरात के सारे चुनाव देखें तो चुनाव के दौर में उनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं होता था। वो हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों को नाम देके चिढ़ाने वाले नामों से पुकारते थे। कभी गूंगी गुड़िया होती थी, कभी कुछ और होता था। उन्होंने कभी भी ऑनरेबल कैंपेन नहीं किया था आज तक। वो जीतते थे इसलिए उनकी सारी जो
ये बातें थी जी। वो टिक जाती थी। अब उनको पता चल रहा है कि नहीं, वो भले गम में कितने भी बदतमीजी करे, भारत का वोटर बदतमीजी नहीं चला लेगा। जी। और दूसरी चीज ये प्रदीप कुछ कहना चाह रहे हैं सर जी, जो बोलें। आरएसएस एक स्कूल ऑफ थॉट दैट आरएसएस वोटेड फॉर द आम आदमी पार्टी, देयर अनदर स्कूल दैट इंटरनल सर्वे ऑफ आरएसएस सेड 34 सीट्स फॉर बीजेपी। So do you think the RSS also has lost touch with the grassroots of the common man? That they did long time ago. वो तो कब से छूट गया था, उनका कोई कॉमन मैन उनके लिए कोई था ही नहीं। वो तो क्लासिस्ट लोग हैं, वो That's तो right. उच्च वर्णीयों के प्रतिनिधि जी। हैं। आज तक और कभी इसलिए- आरएसएस ने किसी और की बात नहीं करी है, सिर्फ सवर्णों की बात करी है आज तक कभी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसलिए आरएसएस गलती करे उसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता है। जी। हाँ, ये जरूरी है, ये देखना। मैं नहीं मानता हूँ कि बीजेपी की सबसे जो गढ़ है वैसी सीट में किरण बेदी हारती है, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वो वोटरों के वोट से हारी हो। जी नहीं, यहां पर तो सबसे बड़ी बात यह है, किरण बेदी जी ने आज भी बेचारे हर्षवर्धन जी को नहीं छोड़ा, चुनाव प्रचार के दौरान तो नहीं छोड़ा, लेकिन आज भी नहीं छोड़ा। आज भी उन्होंने यही कहा कि कृष्णा नगर तो ऐसी जगह है, अगर मैं जीत के आ जाती तो मुझे महीने लग जाते इस जगह को साफ करने में, इतनी गंदी जगह है। अब मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने सुपारी लेके भेजा था किरण बेदी को। उन्होंने ये भी तो कहा हराने के कि लिए। बीजेपी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए टिकट देने के लिए। जी, she actually said that. She actually said said that. I mean, come on. Have you ever heard such a thing? I mean, you're choking on your own laughter. I mean, this is amazing. How could such a thing have happened? How could she say such a thing? I mean, I find it amazing. Absolutely, absolutely. नहीं, और मैं No, but wait a minute. Professor, here I'm coming to you. Just a minute. नहीं, इसके ऊपर तो बीजेपी ने उनके ऊपर डिफेमेशन सूट करनी चाहिए। That's right. But the only thing is, Tushar Saab, the only thing is, Tushar, at the moment we've got the great grandson of Mahatma Gandhi, Tushar Gandhi, with us. Tushar, the other thing is that today we were watching, they've been appearing on this channel as well, they've been appearing on other channels, all over the place. Various spokespersons for the Bharatiya Janata Party, they don't seem to have learned anything at all. They are still either in a state of suspended animation, or God knows which world they are living in. What is going on here? अच्छा है इनके सर बादलों में छुपे रहे, उनको रियलिटी का कोई अंदाजा ना हो। तो मैं भी वही तमाशा देख रहा हूँ, आके घिसे पीटे बहानेबाजियां और अपनी बढ़ाइयों का सिलसिला करते रहते हैं। जो चीज कांग्रेस को 65 साल लगे थे सीखने में, ये लोग 9 महीने में सीख गए जी। और अच्छा है। देखिए, आज सबसे बड़ा उपकार दिल्ली की पब्लिक ने कांग्रेस पे किया। Right, at the moment I think Professor Iyer wants to ask you a question, and after that I'll ask you a final question and let you go, Tushar. Professor Iyer, please go ahead. हाँ जी, मेरा आपसे तुषार जी एक सवाल है कि महात्मा गांधी का नाम लेकर एक स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, और जहां तक मुझे दिख रहा है कि इससे बड़ा कुछ फ्रॉड नहीं निकलेगा लास्ट में। तो आपका क्या व्यू है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे पूछना पड़ रहा है, क्योंकि गांधी जी के विचार जो हैं वो इस तरह के विचार ये इस तरह के पर्सन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर स्वच्छता की बात हो तो बापू ने तो पहले स्वयं की स्वच्छता और विचारों की स्वच्छता और आचरण की स्वच्छता पे भार दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले हम अंदरूनी और बाहर से स्वच्छ हो, तभी जाके समाज स्वच्छ होगा और फिर जाके देश स्वच्छ बनेगा। सिर्फ झाड़ू लेके ड्राई क्लीन किए हुए इलाकों में झाड़ू घुमाने से स्वच्छता नहीं आती। Ji. Tushar, one final question to you, and which is that where do you see this going? Now, as far as the Aam Aadmi Party is concerned, Aam Aadmi Party has got 67 seats. Nobody has got such a mandate ever in any state. I agree, it's a small city state, but still, they've got it. And do you expect, I mean, I hope it doesn't happen. We will have a representative of the Aam Aadmi Party very shortly again with us. We had Mayank Gandhi earlier. I don't want to, play the role of a wet blanket on a day when all of them are celebrating, and rightfully so. I hope they don't start to suffer from the kind of hubris that they did the first time they came to power. I hope Arvind Kejriwal actually sits back and thinks about what he's going to do and thinks about how he has to do everything step by step. Tushar. I would counsel caution to Aam Aadmi Party, because in independent India's
history, except for Pandit Nehru, nobody has been able to live up to massive mandates as yet. Or Yes. everyone who managed to get a massive mandate, came out looking, not living up to that mandate at all. And so Kejriwal actually has to caution himself and his party against that danger, because they are not going to be questioned even in the assembly. Yeah, because there are only 3 people opposing them, which is neither here nor there. Yeah, and so they will have to be cautious against their own success. They will have to be cautious against their own success and live up to the massive expectation of the people, because people who have given this kind of a mandate will also have huge expectations in return, and it will be tough. It will be tough. In effect, what has happened is that each time the Assembly of Delhi meets, it will be like the Aam Aadmi Party legislature party. Yes. That Absolutely, it's gonna be absolutely, just and that's that. where in the afternoon, when the mandate and the results were declared, I made an unsolicited suggestion saying that since there is no opposition, so to speak, in the assembly, maybe it's time that the Aam Aadmi Party nominated a people's opposition to keep a Right. check on them. That's right, because that's absolutely necessary, because otherwise what will happen is there is a possibility that mistake after mistake after mistake will be committed by Yeah. all these people, and there is every possibility And that- they are going to be under an intense microscope, Rajiv, for the next 5 years. That's right, And they will even a be. small error will be magnified and out played of up. all proportion. That's right. Yeah, yeah. And that's going to happen. But anyway, Tushar, thank you very much for talking to us. Great pleasure. Thank you. As always, Thank you. talking to you. Yeah. Thank you very much. Bye. So, Pradeep, the fact remains that, with Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party with 67 out of 70 seats, effectively, there is no opposition. There is no opposition in Delhi. The Delhi Assembly, as I said, when they meet, it will be like the parliamentary board of the Aam Aadmi Party meeting. I mean, that's what's going to Exactly. happen. Sorry, the legislature party, not the parliamentary board. Gee. You talking about expectations, sir. आप expectations से बात कर रहे थे. Modi, as we were discussing earlier also, Modi doesn't say अच्छे दिन, and the people say आने वाले, as you said. जी. You remember a couple of days before when we were traveling, and in the lift, में हम लोग बोले अच्छे दिन. The people in the lift started saying, हमारे नहीं आए अच्छे दिन. Or that kind of reaction. The people are reacting. Yeah, हमारे अच्छे दिन नहीं आने वाले. And the same kind of expectations, as you said, the same kind of expectations are also with Aam Aadmi Party. They have promised the sky, the moon, the stars, everything possible. But I talked tell you about what, there's a difference, Pradeep. 500 schools, you're talking There's a about bit of a Wi-Fi. difference. It's doable. What they've promised is actually doable. We'll find that out in just a minute. We'll go to Professor Iyer for that. But before that, let's welcome Mayank Jain. Mayank, thank you very much for coming on the show. Thank you so much. Can you hear me, Mayank? थैंक यू सर. Right, Mayank, and congratulations. मुबारक हो थैंक आप. यू आपको भी सर. और आपके मुताबिक आपका पहला कार्य अब क्या होना चाहिए? बस मैनिफेस्टो पे एक एक पॉइंट पे काम करना, जी. धीरे धीरे उसको Starting with what? In your opinion, starting with what? बिजली पानी जो पहले था, जी. बिजली पानी जो हमेशा था वही उस पर ही काम करेंगे, क्योंकि जी। कहीं ना कहीं दिल्ली में आज भी जब हम कैंपेनिंग कर रहे थे तो लोगों के जहन में वो 50% बिजली कट और पानी की रेगुलर सप्लाई वो सबसे एक फ्रेश चीज थी जो वो चाहते थे फिर से हो जाए, क्योंकि जी। हमारे जाने के बाद वो फिर से खत्म हो गई जी। थी. तो दैट थिंग आई थिंक वो वही सबसे हॉट टॉपिक होगा मुझे लगता है. जी. एंड 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण करेंगे और मुझे लगता है कि अब पहली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि वो 15 तारीख को आई थिंक ही इज गोइंग टू द ऑफिस. इजंट दैट राइट? या ही इज आई एम सरप्राइज कि एक दिन वेट कैसे किया अरविंद ने. वो 14 को ही चले जाना चाहिए था उनको. So what happens now? As far as you are concerned, all of you guys have done such a wonderful job. You, that is Mayank, what are you going to be doing in Mumbai? Please tell us. Sir, we have already announced our VMC campaign Yes, and we are starting the preparations from next week itself. fantastic. 2 साल वेट नहीं करना है, ना हमारे पास इतना पैसा है ना मसल पावर है. जी. I think the major boost to our campaign in Delhi was that we announced the candidate 2.5 months before. जी. और उसके हमने उतनी बार वो देख अपने एरिया में चले गए, दिख गए, तो एक जान पर एक पहचान हो जाती है कैंडिडेट के साथ. जी. तो यहाँ पे भी हम प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू कर देंगे और हमने इसके लिए एक नारा भी रखा है, 0% करप्शन 100% स्वराज.
0% corruption, 100% Swaraj. Pradeep, you want to say 100% something? स्वराज का नारे Now, के साथ हम even when Modi he came out with good majority and he's suddenly after some time people started questioning him, when are you going to deliver? Then he started talking about the honeymoon period. मुझे हमको भी honeymoon period कोई no this do you the Aam Aadmi Party want a honeymoon period or expect honeymoon period in fulfilling your commitment there in Delhi? we never use words called honeymoon period. ये मुझे लगता है शायद उन लोगों के लिए है जो थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं. हम तो डे 1 से काम करना शुरू कर देंगे. इसमें हनीमून पीरियड का तो सवाल ही नहीं उठता. Right. But as you say, I mean, all this is possible because you had your favorite Shazia Elmi saying that this manifesto is unimplementable. You can't implement it. This is impossible. Do you think you can do it? Maybe Fine, she's it's got- schools, I think it's Wi-Fi. Pradeep, I think it's slightly unfair to talk about Shazia today. But I think it's slightly unfair. But at the same time, Mayank, in terms of electricity, in terms of power, in terms of water, I know you do have a plan. Well, we've got Professor Iyer with us. Professor Iyer, now Mayank, listen very carefully. Professor Iyer, do you think this is implementable? What Arvind has promised? See, I am very clear. Arvind has laid a roadmap, and if he goes with solar Solar as the right. driving force, solar power, सौर Right. ऊर्जा, जी. तो मैं कहता हूं कि वो दिल्ली को जो देना चाहते हैं वो रीजनेबली अचीव कर सकते हैं. जी. ये मेरा व्यू है. Now, how do you और achieve that? How do you achieve that roadmap I can give them if they call No, me. hang on a minute. I'm asking you right now. How do you do that? You have rooftops in Delhi, so which means about how many? 1.3 million hectares? Is that what we're looking at? Yeah. Or what is the kind of land we're looking at? See, we can get easily, I'm telling you, 3,000 megawatt of rooftops on both Delhi and Mumbai. That Gee. 3,000 megawatt, it's very massive. And I tell you that a one-time investment for electricity, and that gives you 6 hours at least. The peak time in the day, you don't have to have any backup power. You can put into the grid and local grid create करिए. और उससे क्या होगा, बिना किसी बैकअप के, बिना अननेसेसरली क्या बोलते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर के, आप बिजली को सस्ते में दे सकते हैं. जी. ये एक तरीका है. और कल आप एक और चीज बता रहे थे प्रोफेसर अय्यर साहब, या सुबह आप बता रहे थे कि किस प्रकार गुजरात से जहां पर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है, 5,500 मेगावाट उनके पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी पड़ी है. बिल्कुल. वो महाराष्ट्र नहीं खरीद रहा है, राजस्थान को जरूरत नहीं है, जरूरत दिल्ली को है. सो यू ऑलरेडी हैव 5,500 मेगावाट्स वर्थ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी being produced every day, which you can pick up very easily from the market or from the exchange. Right. उसके अलावा हमें भूलना नहीं चाहिए कि there are states like छत्तीसगढ़ which are also energy surplus. जी. तो छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट है वो भी इसी प्रकार से 5-6 हजार मेगावाट 7 हजार मेगावाट डाल सकते हैं. तो मुझे बिजली की कहीं कमी नहीं नजर आ रही दिल्ली के लिए. अगर दिल्ली अपना पूरा का पूरा मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करे, और ये जो ऑडिट करा रहे हैं वो बिल्कुल सही है. मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर डेफिनेटली कुछ धांधलेबाजी चल रही है इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के अंदर. Right. Now. Let's go back to Mayank. Mayank, you heard Professor Iyer. That is only one part of it. The other part of it is the lessons learnt in Delhi. I'm reasonably certain all of you guys would have already planned it out, and I'm sure that you are going to, at least execute them on the ground over here in Mumbai as well. Could you tell us a bit about that, Mayank? about the plans we are thinking in Bombay. जी. मुंबई सॉरी. जी. वो यही है सर. पहली बात तो हमको लोगों को एक जैसे वहां पे हमने कैंपेनिंग अपनी की लोगों को इन्वॉल्व कर करके, जी. यहीं पे भी हमको वही है स्वराज का जो मॉडल अपना है, लोगों को पार्टिसिपेट करवाएंगे, जी. उनको उनकी ताकत बता के उनके साथ मिलके काम करेंगे. एक छोटा सा एग्जांपल है, वी आर प्लानिंग टू टच अ थिंग कॉल सोशल ऑडिट, सिटीजन ऑडिट, जिसमें क्या होगा, जैसे कि आपके घर के पास हम जाएंगे किसी वार्ड ऑफिस में बीएमसी के, जी. हम वहां जाके पूछेंगे कि आपके क्या करंट काम चल रहा है, हमको उसकी सारी रिकॉर्ड चाहिए. ठीक है, वो नहीं देंगे तो हम आरटीआई डालेंगे, रिकॉर्ड तो निकालेंगे. अब हमको समझो पता चलता है कि पर्टिकुलर जगह पे एक रोड का नया काम चल रहा है, तो सिटीजन ऑडिट के थ्रू हम पहले जाएंगे, घर घर में पर्चे बांटेंगे, बोलेंगे आपका ये काम चल रहा है, वहां अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को लाके बोलेंगे क्या अच्छा मटेरियल का बनना चाहिए. फिर जब रोड बन जाएगी हम उसको नापेंगे, उसको देखेंगे कि क्या वही स्टैंडर्ड से बने जो लिखा गया है. नहीं बनेंगे तो वी विल टेक द पब्लिक अलोंग, वी विल डिमांड कि इसको वापस बनाया जाए, वरना उस कॉन्ट्रैक्टर के पैसे रोके जाए. इस तरह हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे रोजमर्रा के कामों में, और उनको बोलेंगे कि आप जागरूक होकर ये देखिए कि आपका एरिया ठीक से बन रहा है कि नहीं. इस तरह लोग भी अपने एरिया के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ेंगे कि चलिए किसी ने हमको बताया कि जागरूकता क्या होती है हर चीज पे, जैसे कि पानी की पाइप पे लगना, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको. तो सिटीजन ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आज तक किसी ने नहीं किया. लेकिन तो यहाँ पर एक जरा सा तनाव जो है लोगों में, टेंशन लोगों में इस बात की है, किस बात की है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की अभी एक बड़ी समाजवादी सी एक इमेज बन गई है. अब मतलब जहां तक अरविंद जी से पूछा जाए तो वो कहते हैं भाई कौन सोशलिस्ट, कौन कैपिटलिस्ट, कौन कम्युनिस्ट, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट ऑपरेशनलिस्ट, व्हाट वर्क्स, दैट्स ऑल दैट वी आर कंसर्न्ड विद. व्हाट इज फंक्शनलिस्ट, व्हाट फंक्शंस इज व्हाट वी आर. We are a functionalist party, an operationalist party, that we try to operationalize things. But still,
दैट सोशलिस्ट इमेज हैज गॉट स्टक टू यू। मुंबई शहर में और बाकी अन्य शहर में भी, दिल्ली में भी अभी जो एक्सपीरियंस है लोगों का, और मैं काफ़ी उद्योगपतियों से आज बात करी, व्यापारियों से बात करी, उन सब लोगों का ये कहना है कि भाई आम आदमी पार्टी को आना चाहिए था, बड़ी अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेन जिस प्रकार चल रही थी, सबको आगे तितर बितर करते हुए उसको रोकना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाएगी, व्यापार को बढ़ाएगी, क्या उद्योगों को बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। मयंक, बताएं सर। इसमें हमेशा ये मुझे लगता है कि एक नेगेटिव हमको ये पोर्ट्रे किया जाता है कि वी आर एंटी बिजनेस और एंटी इंडस्ट्रीज। हम एंटी तब होते हैं जब वो क्रोनी कैपिटलिज्म बन जाता है। हम एंटी अंबानी अडानी के हैं जिनको गलत फेवर्स दिए जाते हैं। हमने कभी नहीं कहा, इनफैक्ट आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि दिल्ली के ट्रेडर तबके ने मैक्सिमम वोट आम आदमी पार्टी को दिया। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मैं एक ट्रेडिंग की जगह कैंपेनिंग कर रहा था, वहां पे हमें लोगों ने घेर लिया, बहुत पॉजिटिवली घेरा। उन्होंने हमसे सबसे मिलाया, हमने उनको कहा, वो बोले कि हम पहले कट्टर बीजेपी के सपोर्टर्स थे पर इस बार एक भी वोट यहाँ का बीजेपी को नहीं जाएगा। मैंने कहा सर ऐसा क्यों? बोले जब अरविंद आए थे, अरविंद ने रेड्स, जो इतना डर था अरविंद का कि इनका एक्साइज वालों ने रेडें मारनी बंद कर दी थी हम पे, पुलिस वालों ने हमसे हफ्ता लेना बंद कर दिया था, हमारी दिन की कमाई बढ़ गई थी। ठीक है, उन्होंने ये बहुत कैटेगरी बोले। 50 दिन बाद फिर से वही नाटक शुरू हो गया। तो बोले हमारे घर में पैसा ज्यादा आने लग गया था। तो क्लियरली ये तो ट्रेडर फ्रेंडली पॉलिसी होगी ना सर, कि हम रेड नहीं मारेंगे। ट्रेडर बोलते हैं हम टैक्स देना चाहते हैं पर हमको टैक्स के अलावा भी इतना तंग किया जाता है। जरूर बात। तो आप ये तो मत करिए, कम से कम जो बंदा टैक्स दे रहा है उसके ऊपर से आप इतने हफ्ते दे रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। ये अरविंद के टाइम पे बंद किया। मैं इसलिए छोटी सी बात कहना चाहता हूं, छोटे ट्रेडर्स भी अगर फले फूले तो इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ता है। दुरुस्त बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक के मुंबई का प्रश्न है, मुंबई में क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपमेंट के ऊपर तकरीबन एक फुल स्टॉप सा लगा हुआ है। अभी पिछले 5 साल से 4.5 साल से आपकी जो तकरीबन 786 के 900 के करीब जो बिल्डिंग साइट्स हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी बंद पड़ी हैं। वैसे ही लोग मरे हुए हैं, कोई खास उनको ना परमिशन मिल रही हैं, ना सरकार आगे बढ़ रही है। चलिए, ओवर देयर स्टेट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, जस्ट लाइक इन दिल्ली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। यहाँ पर अगर आप बीएमसी टेक ओवर भी करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि बीएमसी में भी आपकी जीत हो और बीएमसी में भी इसी प्रकार आप यहाँ पर भी एक नया करिश्मा, एक नया मिरेकल क्रिएट करें जैसा आप लोगों ने दिल्ली में किया। लेकिन बिल्डर्स का, उद्योगपतियों का, बाकी जितने रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को हर रोज एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनका यह कहना है कि कहीं आम आदमी पार्टी के आने की वजह से उनके ऊपर अन्याय ना हो। मैं अन्याय तो उसी पे होगा जो गलत काम करता है। वो ये क्यों सोचते हैं? हमने कभी नहीं कहा, मैं फिर से सर रिपीट कर रहा हूं, बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूं, हमने कभी नहीं कहा बिजनेस के खिलाफ है जी। हमने ये कहा कि वो बिजनेस, जैसे कि छोटी सी बात है सर, आप अपने बिजनेस के चक्कर में आपने हजारों गांव वालों को बेघर कर दिया, हम उस बिजनेस के खिलाफ है। जी, दुरुस्त बात। हम उस बिजनेस के खिलाफ है कि आपने डेवलप SEZ के नाम पे जमीन ली, ना आपने उसका फायदा उठाया और पूरा गांव आपने बेघर कर दिया। हम उसके खिलाफ है, हम इसके खिलाफ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, अभी छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। आज बॉम्बे में BMC एक्ट में जो लीगल लाइसेंस का एक्ट है, सॉरी, जो गोमस्तक लाइसेंस जो मिलता है, वो अंग्रेजों के जमाने के लॉज चल रहे हैं अभी भी। Why not challenge those laws in the High Court? PIL बना के क्यों चैलेंज ना किया जाए? तो हम ये भी सोच रहे हैं कि ये ट्रेडर्स इससे भी परेशान है। मेरी भी आज सुबह से काफी दुकान वालों से बात हुई, छोटे छोटे बड़े दुकान वालों से। उन्होंने कहा सर वो लाइसेंस इस तरह लॉस बना दिए गए, BMC भी गलत नहीं है, BMC पर ऐसे गंदे पुराने लॉ का फायदा उठा रही है जो कि कोई चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं। यानी आफ्टर दिल्ली डायलॉग्स नाउ यू गोना हैव द मुंबई महफिल और मुंबई डायलॉग्स एज वेल। व्हाई नॉट? मुंबई डायलॉग बनाएंगे, आर्किटेक्ट्स के साथ बैठेंगे, एक्सटेंसिव रिसर्च की जाएगी जैसे दिल्ली में की गई है। और अब तक जो डेवलपमेंट प्लान लोगों को नहीं दिया गया, मुझे लगता है शिवसेना बीजेपी ने इतने सालों से नहीं दिया, या लोगों को ग्रांटेड लिया गया, तो व्हाई नॉट हैव अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर while आप coming into the picture? Right, Professor, you wanted to say something. I want to ask you, see, why don't you start with it LBT? जो छोटा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जो पूरे भारत की जीडीपी को चला रहा है आज। 85% भारत की जो जीडीपी चल रही है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के कारण चल रही है, MSME सेक्टर के कारण। और मुंबई के अंदर सबसे ड्रैकोनियन एक्ट जो है LBT, उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। मतलब ऑक्ट्रॉय पीछे से एंट्री कर रही है। फ्री ट्रेड कैसे होगा अगर इन ट्रेडर्स पे आप इस तरह से ला देंगे? तो वो इस तरह की चीजें। दूसरा है टोल, ये तो महाराष्ट्र टोल राष्ट्र हो गया है, इसके खिलाफ आप लोगों को लड़ना चाहिए। Right, that one question. I think Pradeep also wants to say something. Go ahead. Number one, आप अगर मुंबई में बहुत भारी तरह से आए हो, तो you need to filter your people also, because now you are talking about attacking municipality. You're good. यहाँ पर एक बिल्डर को ज्यादा रियल एस्टेट आज ठप है, 52 या 60 जगह से परमिशन लेना पड़ता है, इंक्लूडिंग दिल्ली एयरपोर्ट, CRZ, कहां से परमिशन लेना पड़ता है।
पूरा टाइम बिल्डर का इसे, तो ऐसे टाइम पे नंबर वन यू नीड टू फिल्टर द पीपल दैट along with आम आदमी, बिकॉज आफ्टर सच अ गुड रेपुटेशन, क्रेडिबल रेपुटेशन, थिंग्स माइट नॉट वर्क फॉर यू, एंड इंड्यूस अ पॉलिसी चेंज, बिकॉज पॉलिसी चेंज का बहुत जरूरत है। सिंगल विंडो जहां डीम कन्वेंस वाली बात है, रिडेवलपमेंट वाली बात है, कंस्ट्रक्शन वाली बात है, everybody is talking about single window, but nobody is actually fulfilling. And actually, you have to take six different permissions from Six six different different departments. permission. No, sorry, 43 different permissions from 6 different departments. And per square feet आपको bribe देना पड़ रहा है, per square feet. So what we thought is the Aam Aadmi Party, FDI, Mumbai and Delhi are the most favored destinations for FDI. Yes. To have to, keep that FDI moving or take it to a next level, you need to work on your policies. That is where you need to work. What are your policies when you talk about BMC, Mumbai, after Delhi? Mayank. Pradeep ji, it is a very premature thing to say right now. As I said, that we'll be sitting with a lot of experts in different fields. हम उनसे बातें करेंगे, एक एक्सटेंसिव प्लान बनेगा ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर, ऐसा नहीं मुंह ज़बानी बनेगा। जैसे अभी बजाज साहब ने कहा कि दिल्ली डायलॉग बहुत एक्सटेंसिव था, लोगों को अच्छा लगा वो, उसी तरह मुंबई डायलॉग भी बनाया जाएगा जिसमें सारी चीजें कवर होंगी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। तो और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है मयंक, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हुई, जो पूरा जो आपने चुनाव लड़ा दिल्ली का, जिसका विश्लेषण मैं करता हूँ इस प्रकार कि बाकी सब पार्टियां भाषण दे रहे थे, आप बात कर रहे थे, एवरीबडी एल्स वाज टॉकिंग एट पीपल, यू वर टॉकिंग टू पीपल एंड यू वर एक्चुअली लिसनिंग। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आई कि आम आदमी पार्टी ने अपनी 49 दिनों की सरकार के बाद जो एक पॉलिटिकल विल्डरनेस में थोड़ा जो आप लोगों ने वक्त बिताया, उसमें यू एक्चुअली लिसन टू पीपल। नाउ हाउ डिड दैट रियलाइजेशन कम अबाउट? मैन The realization, sir, we were always going to people, but क्या हुआ था 49 डेज में भी हमने काम किया। ओनली थिंग लोगों को ये गिला था कि इतनी अच्छी सरकार चल रही थी, बीच में छोड़ के क्यों चले गए, इस बात का गम था। और कहीं ना कहीं उसका हमको झटका भी मिला लोकसभा में बहुत भारी, दिल्ली में जब हमको एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद हमने सोचा कि अब एक्यूजेशन करना या अब इसकी शर्ट को बोलना कि खराब है, ये करने से बेटर है कि हम बताएं कि हम क्या देना चाहते हैं जी। तो हमने फिर एक दिल्ली डायलॉग नाम का एक प्रोग्राम सोचा। हमने सोचा कि इसमें हम अगर लेडी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो औरतों के ग्रुप से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं जी। अगर हम ट्रेडर्स के बारे में पूछ रहे हैं तो उसमें एक किसी ऐसे को नहीं पूछेंगे जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसमें ट्रेडर्स की विंग बना के उसको पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं इसमें। जैसे हमने अभी कॉलेज और स्टूडेंट्स के लिए बनाया तो यूथ को इन्वॉल्व किया उसमें, तो हर तबके को हमने टच किया और उनको इन्वॉल्व करके कॉन्फ्रेंस पे डाला कि भाई आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं और आपसे पूछ के कर रहे हैं, तो इससे उनकी भी भागीदारी बनी हमारे मैनिफेस्टो के अंदर। लेकिन मयंक जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि आपकी 67 सीटें हैं दिल्ली असेंबली में, याद रखिए 67 मतलब ऑपोजिशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के भीतर से ही फिर ऑपोजिशन आनी चाहिए, मेरा ये कहना है। जो विपक्ष है, पक्ष भी आपका है, सत्ता पक्ष भी आपका है, विपक्ष भी आपका है, लिहाजा विरोधी दल का काम भी आप ही को करना है। अब वो किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार आप लोग बैलेंस करेंगे, ये तो खैर आप ही जाने। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब सुबह जब रिजल्ट आने शुरू हुए, आम आदमी पार्टी के भीतर क्या बातचीत चल रही थी, वो जरा बताएं। सर हमको तो था जीतेंगे, अब इस तरह जीतेंगे ये तो खैर अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं सोचा। मेरी बात भी हुई थी अरविंद केजरीवाल से, बड़ी फनी बात है, मैंने अरविंद से बात की तब उस वक्त शायद 12:30 थे। तो अरविंद बोले कि मैं समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो मैंने कहा सर एक काम करिए, आपके आसपास कोई होगा उसको बोलेगा चिमटी काट ले आपको एक। तो मैंने कहा तब आपको लगेगा कि रियलिटी में, मैंने कहा मैंने तो बहुत लोगों से चिमटी कट वाले, हाथ लाल हो गया मेरा। तो वी वर क्वाइट, मैंने सर फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे कल रात को भी बात की थी फोन जी, पे। आपने रात को बात करी। हाँ, तो मैं तो 40-44 सोच रहा था जितना मेरे को लग रहा था जी। आप ज्यादा बोल रहे थे। I told you 55 ऑफ कोर्स आपने 55 कहा था। वो अलग बात है कि सारे एग्जिट पोल्स फेल हो गए जी, और ये तो खैर अनप्रेसिडेंटेड है, किसी ने नहीं सोचा था। तो हमारे में जब हम ये आखिरकार हुआ क्यों है? क्योंकि आप दिल्ली घूमे हैं, सुबह से लेकर रात तक आपने रात दिन एक कर दिया, लोगों से आपने बातचीत करी। हाँ, आपकी बात वो मुझे अभी तक याद है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने आकर के आपको कहा अपनी टोपी और यूनिफॉर्म को अपने बैग में रखने के बाद कि भाई आज के हमारे 500 या 800 रुपए मिल गए और हम आपको वोट देंगे हम आम आदमी पार्टी को। जी सर ये तो हुआ है, मतलब कैनॉट प्लेस में पालिका बाजार के बाहर जहां वो टोपी वोपी पहन के घूम रहे थे और हमने जब इंडिपेंडेंटली उनसे बात की तो यही निकल के आया है कि हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, हमको 500 रुपए मिल रहे हैं दिन के, बट हमारी पूरी खानदान तो आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला है। तो हो सकता है ऐसे कई बीजेपी के कार्यकर्ता हो। मैं तो कहता हूं, मैं एक थोड़ा स्टेप आगे बढ़ के कहूंगा, मुझे तो ये न्यूज भी आई है कई बीजेपी के बड़े नेता ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। जी दुरुस्त बात है, यही खबर हम लोगों को भी आई है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के आम आदमी पार्टी को वोट दिए। तो ये हमको दिख भी रहा था। मैं आपसे बजाज साहब बात करता था दिल्ली में जब मैं था जी। मैं कृष्णा नगर में ही कैंपेनिंग की मैंने 2 हफ्ते। किरण बेदी को हराने का जिम्मा मुझे कहीं ना कहीं सौंपा गया था।
तो वहां पे जब हम कैंपेनिंग करते थे तब भी हमने एक बार एक इंडिपेंडेंट सर्वे किया था, जहां हमने टोपी नहीं पहनी, बैच नहीं पहना, और हम घूम रहे थे। हमको आरएसएस के कई प्रचारक मिले, उन्होंने हमको बहुत कैटेगोरिकली कहा कि इस बार हर्षवर्धन साहब का कोई फोन नहीं आया, नहीं तो 3 महीने पहले हमको आ जाता है कि काम पे लग जाओ जी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 10 दिन पहले की इलेक्शंस के। तो यानी एक रिजेंटमेंट था उनके कैडर में कि अब हमको काम नहीं करना है, क्योंकि वो निराश थे। और वो क्यों थे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और आज भी किरण जी ने वही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी गंदी है कि अगर मैं इलेक्ट होकर के आ जाती तो मुझे ना जाने कितने महीने लग जाते सिर्फ इसी को साफ करने में। ऐसा कहा है उन्होंने। मैं सर, हो सकता है इसलिए शायद उनको डिबेट पे लाने से बीजेपी बच रही हो जी, कि अगर वो डिबेट में इतने खुले में आ जाए। अजीबोगरीब बात है, मतलब मेरे लिए तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये ऐसी अजीबोगरीब बात मैंने अपने पूरे करियर में नहीं सुनी है। आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट सिंस 1982, 1982 से, एक्चुअली 81, लेकिन दिसंबर को नहीं गिनेंगे, 82 जनवरी से आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट। आज तक मैंने नहीं सुना है कि किसी ने भी, और वो भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, इस किस्म की बात कर रहा हो कि मुख्यमंत्री पद के लिए मुझसे भारतीय जनता पार्टी ने पैसे नहीं लिए, देखिए कितनी ग्रेट पार्टी है। मतलब ये क्या, ये तो वो मुझे लग रहा है वो अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग था धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए हेमा मालिनी की चाची को शोले फिल्म में, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है। अब क्या करें, बेचारे के पास पैसे नहीं होते, जब पैसे होते तो कोठे पे चले जाता है। क्या वैसे बड़ा अच्छा है, मतलब क्या है। जी मयंक जी। सर तो हुआ यही, आज उन्होंने कह दिया, कल वो कह रही थी कि मेरे पे जिम्मेदारी, आज कह रही थी नहीं मेरे पे नहीं पार्टी पे है। तो वो 2-3 दिन में शिफ्ट भी स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, यानी ये नहीं पता कि रिस्पांसिबिलिटी ले कौन रहा है। जी, लेकिन तो एक चीज के लिए तो आप लोग बड़े खुश होंगे। देयर मस्ट बी वन थिंग ऑन व्हिच यू मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी, एंड दैट मस्ट बी दैट फाइनली योर स्टैंड हैज बीन विंडिकेटेड। जिस प्रकार अरविंद पे अलग अलग लांछन लग रहे थे, घिनौने लांछन लग रहे थे, इतने गंदे गंदे आरोप लग रहे थे, लिटरली अरविंद केजरीवाल was being abused, not accused. Accusation अलग होता है, he was being abused. अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार आप लोगों ने संयम बरता, सब्र बरता और उसका जवाब नहीं दिया, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का खुद का मुंह काला हो गया जब अरविंद केजरीवाल को इतनी बड़ी जीत दे दी दिल्ली ने। और मार्जिन ऑफ विक्ट्री आर नॉट स्मॉल बाय द वे। इस बार अगर आप देखें, सबसे बड़ी बात जो बनती है, द मार्जिन ऑफ विक्ट्री आर नॉट स्मॉल। कई जगह पे लोगों 4,000 से 8,000 से 10,000 से 22,000 52,000 वोटों से लोग जीते हैं। जी नहीं सर, इसमें हुआ क्या, देखिए मैं आपको एक मिडिल क्लास की मेंटालिटी बताता हूँ। जैसे हम बीच में क्या गलती कर रहे थे, नेगेटिव बातें बहुत कर रहे थे जी। तो वो लोगों को एक लिमिट तक आप लोगों को नेगेटिवली अपने पास ला सकते हो। अब इन्होंने रिपीटेडली गालियां देना, बाजारू कहना, अराजक कहना और पता नहीं फलाना। सर बाजारू तो हम लोगों को कहा है, आपको नहीं कहा। चलिए ठीक है, वो भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव बात तो कर ही रहे थे वो जी। चोर कहना, ये कहना, वो भी प्रधानमंत्री के मतलब मुंह से निकली हुई बात शोभा नहीं देती उनके स्टैचर को एटलीस्ट। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने, और लास्ट तक उन्होंने 5 सवाल पूछ रहे हैं और वो पता नहीं उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और मैं बता नहीं सकता आपको। तो ये कहीं ना कहीं बूमरैंग होकर उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, अभी आज की तारीख में इस वक्त मयंक जैन जी हमारे साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी विल परस्यू दैट मैटर। वो 2 करोड़ के आधी रात के हवाले का जो हवाला देती रही भारतीय जनता पार्टी, मैं उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उस मैटर को परस्यू करेंगे और ये कहेंगे कि भैया केस कीजिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए और ये पता लगाइए कि ये 4 चेक कहां से आए हैं और ये कौन सी कंपनियां। आई होप यू गाइज वोंट गिव इट अप। द बीजेपी माइट गिव इट अप, but I hope you will not give it up. Mine. I hope so. We will also talk to Arvind and suggest the same to him. Because this has to come out. My point is this absolutely heinous act, this awful, disgusting, disgraceful act, it has to be exposed for what it was. You know it, I know it, Pradeep also knows it, as to who was behind it. We all know it. But that name has to come out. Pradeep, you wanted to ask something? Yeah. Was Kiran Bedi the main factor? That is what we were talking, sir. Kiran Bedi, before joining the BJP, look how the people looked at her. They loved her because sturdy independence. I mean, she talked like a very person with high integrity, intellectual integrity, you can call judicial integrity and sense of values. And suddenly, after joining the BJP, you see a 180-degree turn from a person of sturdy independence. She becomes absolutely salivating. The first thing she says, that Modi is the sun and we are the planets around her. Modi is the sun and moon and stars. and she called herself, I am the woman of the moment. I mean, right. You found a different Kiran Bedi
So probably when she was closer to them, she was a person of sturdy independence and a lot of moral values. Suddenly when she came to BJP, that kind of change, the people never accepted. The people couldn't digest that. Don't you think, Mayank, that was one of the major factors? Yes, that I will tell you my feeling also. I really used to like Kiran Bedi, and I still like her, but I was quite shocked the way she started behaving even on the channels openly. So people could directly see कि हो क्या रहा है, हम इसको मतलब इनको तो हमने बहुत ज्यादा सोचा था, बहुत ये बहुत अच्छी हैं, पर जिस तरह बातें कर रही हैं और क्या बातें कर रही, बेसिकली बातें करना और क्या बातें करना जी, ये एक अजीब सी बात थी कि वो क्या बोल रही थी. जैसे बजाज साहब ने एक बात कही अभी, वो अभी जो बता रहे थे वो, तो मतलब मैं बता रहा हूं ऐसी कई सारी बातें अगर आप पकड़े तो, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिबेट पे नहीं आने की सबसे बड़ी वजह यही थी. नहीं, और एक मैं बोलना चाहता हूं कि जो ये शब्द यूज किए गए थे उपद्रवी गोत्र जी, इसके ऊपर मतलब ये बहुत ही भयानक रूप से मतलब अटैक किया गया था पर्सनल, और जहां तक है केजरीवाल जी ने उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया इस चीज का, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू हो गया था. रिस्पांस दिया था प्रोफेसर, लेकिन उन्होंने सीधे साधे बोला कि अभी तक उन्हें रिस्पांस नहीं दिया था, लेकिन मेरे गोत्र के ऊपर ही आप क्यों अटैक कर रहे हैं? बिल्कुल, क्या खैर वो शांति से बोले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो शब्द है ना, इतने गंदे शब्द, इतने भद्दे शब्द है, ये बिलो डिग्निटी अटैक. कहने का मतलब ये हुआ मयंक, आपसे ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि हम सब इसी उम्मीद में बैठे हैं कि आप लोग, यानी आम आदमी पार्टी, हम सब की पार्टी, आम आदमी हर कोई होता है, कि आप वो तरीका इख्तियार नहीं करेंगे जो आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया. उस किस्म का अहंकार आप लोगों में नहीं आएगा और आप इस किस्म की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे. हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं. मयंक बताएं. सर एक छोटी सी बात है, आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आज हमने सेलिब्रेट किया पटेल नगर ऑफिस में हमारे जी, और फूल बरसाए गए. ये कि अब छोटी सी बातें छोटी छोटी मायने रखती है. हमारे कार्यकर्ताओं ने आफ्टर सेलिब्रेशन झाड़ू मार के पूरा एरिया साफ किया क्योंकि वहां बहुत सारे फूल पड़े हुए थे. वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. अभी हमारे जहां पे दादर में हॉल में सेलिब्रेशन हुआ, हमने बाहर जितनी गंदगी की वो उठा के कचरे के डब्बे में डाल दी. स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए मुंबई कमेटी की तरफ से, पटाखे कोई भी नहीं फोड़ेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा सेलिब्रेशंस के उसमें. तो सर ऐसा है कि हमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीत आने के बाद ये आना स्वाभाविक भी है, पर अगर आप सोच लेते हैं कि नहीं हम डिफरेंट हैं, वो नहीं करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली हम नहीं करेंगे. Fantastic, fantastic. And there was no photo op either. You did not get yourself photographed while you were sweeping the floor all around the office. Thank you so much, gentlemen. Thank you very much. Man, Mayank, congratulations once again. And of course, our greatest congratulations to Arvind Kejriwal. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. Professor Iyer, thank you very much. Pradeep Nambiar, thank you very much. Thank you. And Mayank Jain, hopefully we'll see you again soon. थैंक यू सर, थैंक यू. राइट. और जहां तक हम लोगों का सवाल है, और जहां तक आप लोगों का सवाल है, आप लोगों के सामने मैं ये बात करना चाहता हूं कि आप कृपा करके हम लोगों को अगर कोई ईमेल करना चाहें, आप जरूर ईमेल करें on insidestory@lemonnews.com. And of course you can send us your SMSs on 56767. आप लेमन न्यूज टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, and please send in your SMSs on 56767. Right? That brings us to the end of the show. As far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow at somewhere around the same time. I tell you what, चलते चलते let's hear what Anna Hazare had to say. Let's take a look at what Mr. Anna Hazare had to say about the Aam Aadmi Party's victory. Let's take a look at that. As far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow at around the same time. You keep watching Lemon News. Bye-bye. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि एक अच्छी जीत हासिल किया, इसलिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं. ये इतना अपयश बीजेपी को क्यों मिला, ये भी एक प्रश्न. इन्होंने जो आश्वासन दिए थे सब जनता को, तो वो आश्वासन का पालन नहीं किया. और दूसरा है कि अरविंद केजरीवाल वो पहले से आंदोलन में हमारे साथ जुड़ा था, इसके कारण लोगों का विश्वास उसने संपादन किया है. सैंपल. और इस वक्त हमारे साथ हैं आदरणीय अन्ना हजारे जी खुद. अन्ना जी नमस्कार. राजीव बजाज बोल रहा हूं.
आरकेबी जी, शो से, जी, जी। इनसाइड स्टोरी से। कहिए कैसे हैं? हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। अन्ना जी, इतने दिन हो गए आपने मेरे से बात ही नहीं करी। आजकल आप हमसे बात नहीं करते, आप बीबीसी लंदन और न्यूयॉर्क से बात करते हैं, आप हम लोगों से कहाँ बात करते हैं। लेकिन आपसे जानना चाह रहे हैं, दिल्ली में ये इतनी बड़ी जीत जो आई है आम आदमी पार्टी की, बहुत लोग बोल रहे हैं ये आपकी जीत है, यानी ना, आपके ना, खुद मैं- की जीत। अन्ना जी बताएं। ना ना, नहीं 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 नहीं, ये मेरी जीत नहीं है। अरविंद केजरीवाल, उनके कार्यकर्ताओं ने की हुई मेहनत, जी उस मेहनत को लगा हुआ फल है। जी और इस जीत के पीछे दूसरा एक कारण है जी बताएं। कि नरेंद्र मोदी सरकार 8 महीने हो गए, 9 महीना हो गए, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन देते रहे, अमल नहीं हुआ उस जी। आश्वासन का। जी इसका भी रोष समाज में था, जी बिल्कुल। उसका लाभ अरविंद को मिला, जी बिल्कुल और दुरुस्त बात। इसके कारण इतनी बड़ी जीत मिली उनको। अभी अभी मेधा पाटकर जी हमारे साथ थी, और मेधा ने ये बोला, मेधा ताई ने, कि जितने भी लोग असक्त हैं, जितने भी लोग प्रभावित हैं इस सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से, जैसे कि वो जी। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया है, जो भूमि अधिग्रहण हाँ। एक्ट है, उसके अलावा हाँ। कैपिटलिस्ट को, अलग अलग लोगों को जो मदद करने वाली बात है, सब लोग 24 फरवरी को दिल्ली पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए, कि आप इस जी। तरीके से लोगों को घर से बेघर नहीं कर सकते। अन्ना जी क्या कहेंगे उसके बारे में आप? नहीं, वो मुझे मैसेज आया था, जी अभी मैं सोच रहा है 24 तारीख को, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन के लिए अभी ये जो आंदोलन करेंगे, जी वो तो मैं उनको शुभकामना व्यक्त करता हूँ, अगर मुझे समय मिला तो मैं भी जाऊंगा। जी लेकिन हम एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं, वो जी। एक दिन का नहीं, कई जी। दिन का। जी और भूमि अधिग्रहण बिल, ये काला धन है, जी और ये सब बातों के लिए जो जो आश्वासन दिए उसका पालन नहीं हो रहा। जी 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 तो भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के लिए बहुत बड़ा खतरनाक बिल है। जी इसको, ये इशू लेकर हम कई दिनों के लिए दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे हैं। जी। हाँ, ये तो वो आंदोलन अभी कब तैयारी, होगा? अन्ना ये जी, कब तैयारी होगा चल आंदोलन? रही, ये तैयारी चल रही है। जी अभी कई संगठन आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सब बात हो रही है। जी। हो सकता है 1 महीना के अंदर हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अन्ना जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उनसे सब लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि भाई नरेंद्र मोदी आ गए हैं, उम्मीद है जन लोकपाल बिल बनाएंगे, बड़ा अच्छा बिल बनाएंगे, काला धन वापस लेकर के आएंगे, हर एक के अकाउंट के अंदर 15-15 लाख रुपए डालेंगे। आज बोलते हैं कि भाई वो तो एक चुनावी जुमला था। अन्ना जी ये उनको पता था जी कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में हम जमा करेंगे नहीं करेंगे, ये संदेह उनको भी था। जी दूसरा है कि काला धन, जी हमारा काला धन जो छुपा हुआ है वो हमारे देश में आने के लिए इतना आसान नहीं है, उनको पता था। जी और पता होते हुए भी उन्होंने आश्वासन दिया जनता को। जी उसका कारण था कि जनता के वोट लेना, बस जी आगे जो होना सो होना दो। जी आज वोट लेना जरूरी है, वो काम उन्होंने किया और वोटिंग ले लिया, चुनकर आ गए। लेकिन अन्ना जी, ये तो धोखाधड़ी हो गई ना, तो धोखा हो गया ना लोगों के साथ। तो यही तो बात है ना, जी। जो धोखाधड़ी हो गई वो आज जनता के समझ में आ रहा है, जी पहले जनता के समझ में नहीं आया था। जी। क्योंकि इनका एक आश्वासन था कि हम अच्छे दिन लाने वाले जी। हैं, अच्छे दिन आएंगे। जी। अभी 9 महीना हो गया, अच्छे दिन तो सिर्फ उद्योगपतियों के आ रहे हैं, बिल्कुल, सामान्य बिल्कुल। लोगों का अच्छा बिल कहाँ दुरुस्त है? बात है, बिल्कुल। लेकिन अन्ना जी, आपसे एक शिकायत है, मेरी शिकायत है, खुद की व्यक्तिगत शिकायत है। वो शिकायत ये है कि आप कहां हो जल हो गए। अभी तक ये पूरी जो मूवमेंट चली इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, अरविंद केजरीवाल इतने बड़े नेता बन गए, किरण बेदी भी नेता ही बन गई एक तरीके से, कैसी बनी बेचारी वो, उनके साथ भी धोखा हो गया आज, चलिए जाने दीजिए। लेकिन आप कहां गए? हर कोई आपको मिस कर रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि अन्ना हजारे कहां हैं। आप ये बताएं अन्ना जी। नहीं, अभी तो मैं तो क्या नई सरकार जब सत्ता में आई जी, तो सत्ता में आते ही आंदोलन करना ठीक नहीं है ना। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। सरकार ये जब भी बनती, ठीक है। नई सरकार हाँ, बनती है ये बात भी ठीक है जी। हाँ तो वो कोई जादू की छड़ी लेकर तो आते नहीं, जी उनको मौका देना चाहिए।
इसलिए हमने सोचा था कि 5-6 महीना ये नई सरकार को मौका देना जरूरी है, जी। इसलिए हम चुप बैठ गए, कभी जी। बात नहीं किया। जी अभी 8 महीना बीत गया, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे, जी इसके कारण अभी बोलना पड़ा। और वो भी मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात नहीं, जी। जनता के दिल की बात मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे अन्ना जी एक चीज आपके सामने एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आपका भी वक्त जरा कीमती है। आप ये बताएं कि पर्यावरण मंत्रालय जो है उसने जो CRZ 2 का कानून था कि भाई समंदर के किनारे कुछ बन नहीं सकता वगैरह वगैरह वगैरह, उसको वापस ले लिया। हमारी जो नदियां हैं उसके आसपास केमिकल इंडस्ट्रीज बनाने की भी परमिशन दे दी है। अब आप ये बताइए हो क्या रहा है। और अभी जो मुंबई दिल्ली कॉरिडोर बनेगा उसमें तो तकरीबन आधा देश जो है, मतलब 1/4 देश जो है आप उद्योगपतियों को दे देंगे। इसीलिए हम लोग जनता को जगा रहे कि भाई ये उद्योगपतियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, जी। ये देश गड्ढे में जाएगा। जी ये सत्ता जो इनके हाथ में है, ये सत्ता का दुरुपयोग करके जी। जो आज निर्णय ले रहे हैं, जी। ये देश और पीछे जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, जी आखिरी पीछे सवाल जाएगा वो। अन्ना जी, आखिरी सवाल आपसे। हाँ। आखिरी सवाल यह है कि हाल ही में आज भी 5 किसानों ने आत्महत्या करी है विदर्भ में, 5, कल 6 ने करी थी। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से आज तक 4000 किसान मर चुके हैं। 4000 किसानों ने आत्महत्या करी है। अन्ना हजारे जी, ये हो क्या रहा है? ये क्या मौत का तांडव लग रहा है हर जगह पे। और यहां पे हमारे प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का वो जैकेट और कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो क्या ये किसानों की जो आत्महत्या हो रही है, जी। ये क्या सरकार को पता नहीं? मैं सरकारी आंकड़े और बता रहा हूं। ये जी। सब पता होते हुए भी ये किसान विरोधी कानून बना रहे हैं, जी जो किसान गड्ढे में जाएगा। जी और आज जो आत्महत्या हो रही है वो आत्महत्या और बढ़ जाएगी। जी और इसके साथ साथ सरकार के साथ अपनी जमीन बचाने के लिए किसान संघर्ष के लिए भी खड़े हो जाएंगे, जी वो जान की बाजी लगाएंगे। जी तो ये सब बातें आगे होने वाली है। जी। ये क्या इनको पता नहीं? सब पता है, जी। लेकिन सत्ता की नशा ऐसी होती है जी। जैसे शराब की नशा होती है। जी, बिल्कुल। बेहोश होने के बाद मैं जी। क्या कर रहा हूँ उसके वो होश नहीं होता। ऐसे ये सत्ता की नशा ही ऐसी है। वो जी। बेहोश हो गए सत्ता में, तो मैं क्या कर रहा हूँ समाज और देश के लिए, उनका भी उनको कोई ध्यान नहीं रहता है। अन्ना जी, तो फिर क्या करना चाहिए ये तो बताइए, क्योंकि आखिरकार देश तो हमारा है। हम अपने देश को इसलिए- नष्ट कैसे होने दें? आप बताओ क्या करना है। नहीं, हम तो ये तय किया है जी कि जिन लाखों लोगों ने बलिदान किया जी 1857 से 1947 तक, जी हाँ और हमें आजादी दिलाई, जी किसको मिली आजादी, क्या मिली आजादी, प्रश्न है। जी और ये 47 साल में जिन्होंने कुर्बानी की, जी तो आज प्रश्न है सब ये, इनके निर्णय जो हो रहे हैं इससे पता चलता है कि क्या वो कुर्बानी व्यर्थ हो गई। जी इसीलिए हम लोग तय किया है उनकी कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं होने देंगे, भले हमें कुर्बानी देना पड़े फिर से, क्या बात है जनाब, हम दे देंगे, जी। लेकिन उनकी कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यानी आधे मतलब 30 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद अन्ना हजारे जी आपके नेतृत्व में पूरे देश से अलग अलग संगठन आएंगे और जी। एक बार फिर आप देशव्यापी आंदोलन करेंगे। जरूरी है वो, जी क्योंकि ये देश को अगर बचाना है जी तो सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आंदोलन के बिना ये देश नहीं बचेगा। जी जब ये विरोधी निर्णय लेते हैं, जी देश को गड्ढे में डालने वाले निर्णय लेते हैं, तो देश तो हमारा है, दुरुस्त बात, देश क्या इनका है? बिल्कुल जो सरकार में बैठे उनका देश है। जी अरे देश हमारा है, जनता देश के मालिक है, जी और सब जो साधन सुविधा है इसका मालिक सब जनता है। जनता ने तो सेवक बोल के इनको बिठाया वहाँ, दुरुस्त वो बात, मालिक बन गए। जी जो सेवक बोल के भेजा वो मालिक बन गए, और जी। जो जनता मालिक है उनको सेवक बना दिया। इसको बदलना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अन्ना जी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं राजीव बजाज खुद पूछ रहा हूं आपसे
जी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस बार आप कहीं मतलब भूख हड़ताल पे तो नहीं बैठने वाले ना? अभी मैं सभी संगठन जो आ रहे हैं उनके साथ बात कर रहा हूँ, जी और जब ये अभी आगे 15-20 दिन में तय होगा, जी। दिल्ली में भी हमारी मीटिंग होगी कई लोगों के साथ, वो उनको हम पूछेंगे कि आंदोलन की दिशा कैसी हो, क्या हो। अगर ऐसा तय हो गया जी। तो मैं तो अनशन के लिए भी आगे पीछे नहीं देखूंगा। अन्ना जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है अभी, माफ कीजिएगा, अच्छी रहे, लेकिन आप कृपा करके अपनी सेहत के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर हम सब के लिए इतना बड़ा कष्ट ना उठाएं। अनशन पे बैठने के लिए, भूख हड़ताल पे बैठने के लिए बहुत अन्य लोग हैं, आप सिर्फ नेतृत्व करें। जी। हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं ना जी। तो हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो ये हमारा सौभाग्य है ना। जी जी उसकी चिंता क्यों करना हम? जी, क्या बात, देश के लिए करना चाहिए। दुरुस्त बात, दुरुस्त बात। हाँ। अन्ना जी, आखिरी सवाल, अरविंद को अभी आप क्या मैसेज देंगे? अरविंद केजरीवाल जी को किस प्रकार आशीर्वाद देंगे आप ये बताएं, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट लेकर के वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको आप क्या गुड विशेस देंगे, जरा बताएं। वो आपके चेहरे हैं, आज तक आपकी तस्वीर अपने सामने रखते हैं, आपका पैर छूते हैं, उसके बाद ही जाकर के कोई काम शुरू करते हैं। जी बताएं। नहीं, मैं शुभकामना दी है, उनको आशीर्वाद भी दिया है, और मुझे विश्वास है कि वो अच्छा काम करेगा। पीछे जो छोटी मोटी गलती हो गई है वो सुधारेंगे। अभी उन्होंने मान लिया कि मैं कई बार गलती किया, लेकिन आगे मेरी गलती नहीं होगी। मैं ये इन गलती को नहीं होने दूंगा, मैं करूंगा, वो देश और समाज की सेवा करूंगा, ये उन्होंने तय किया। जी बिल्कुल। तो वो हमारा आशीर्वाद उनके साथ है ही। और किरण जी को क्या कहेंगे आप, किरण बेदी जी को? अभी वो उनका प्रश्न है। चलिए, अन्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप अनाउंसमेंट करेंगे, ऐलान करेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, उस दिन भी आप हमारे साथ बात करेंगे। अन्ना जी, जी 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 जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Right, that was Anna Hazare talking exclusively only to us right over here on Lemon News on the Inside Story with me RKB. अन्ना हजारे जी की जो भी आपने बातचीत सुनी, उस विषय के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो, अगर आपके कोई कमेंट हो, आप जरूर भेजें on Lemon News at Inside Story at lemonnews.com. That's Inside Story at lemonnews.com. Otherwise, of course, you can send in your SMSs on 56767. All you have to do is to type out Lemon News, type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 56767. With the news that Anna Hazare is also planning a huge movement against a couple of things, including the land acquisition bill. We'll have to leave you right over here on this extended Inside Story with RKB. Do keep watching Lemon News. We'll of course be back with you tomorrow right over here at the same time on the same channel. For the moment, bye-bye.